बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 29 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 29, सफ़ा नंबर 277 से। तुम घर आई हुई पंचायत की बेइज्जती कर रहे हो जसपाल। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। इस बार दिलबीर सिंह ने काफी हद तक सख्ती से कहा। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा। बजाय बेइज्जती महसूस करने के आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि मैं कैसे गलत साबित कर सकता हूँ। वो तहम्मुल से बोला। बोलो, तुम बताओ, दलबीर ने गुस्से से पूछा। मैंने कुछ भी नहीं किया और आप पंचायत मेरे घर पर लेकर आ गए हैं। मेरी कोई गलती बताओ। आप अमन अमान की बात करते हैं तो बताओ, मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर आप लोगों ने मेरे घर आकर अफसोस तक नहीं किया। कजा आप वो लोग तलाश करने में मेरी मदद कर दे। हम मानते हैं पुत्र कि हम अफसोस करने तेरे घर नहीं गए। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा घर है कौन सा। दूसरी बात, तुम अपना मामला लेकर पंचायत के पास नहीं आए। हम तुझे क्यों पूछते फिरे। तुम तो पुलिस के पास गए हो और अब तुम जानो और पुलिस। दिलबीर ने दलील देते हुए कहा, मगर जसपाल को उसकी बात चुभ गई। वो तंजिया लहजे में बोला, ये हवेली, वो कोठी किसकी है? मेरी नहीं तो और किसकी है? ना ये हवेली तेरी है ना वो कोठी तेरी। कानून इस बात को नहीं मानता। तो तुम अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि तुम वाकई कुलविंदर सिंह के पुत्र हो। जिस दिन तुम्हें अपने बारे में सबूत मिल जाए उस दिन आकर बात करना। अब कोई और बात है तो कहो। दिलबीर सिंह ने साफ लफ्जों में इससे कह दिया कि वो इसे तस्लीम ही नहीं करते। तो फिर तुम लोग क्या करने आए हो मेरे पास? जसपाल गुस्से में आकर आ गया, मगर तहम्मुल से बोला, यही कि तुमने जो गैर कानूनी तौर पर इस हवेली पर कब्जा किया है उसे खत्म करो, और ये जो मुंढेर जत्था तुमने यहाँ इकट्ठा कर रखा है इसे चलता करो। हमें नक्शे अमन का खतरा है। क्यों? खतरा क्यों है? इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से ज्यादती नहीं की, किसी को बरा बुला नहीं कहा। पंचायत को खौफ है इनसे? जसपाल ने पूछा। जब तुमने बुनियादी तौर पर ही गलत काम किया है तो बाकी सारे गैर कानूनी काम हैं। पंचायत को ये इख्तियार है कि तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दे, इसलिए हम पुलिस से भी मदद ले सकते हैं। दिलबीर सिंह ने कहा तो जसपाल को इंतहाई गुस्सा आ गया। वो खड़ा होकर बोला, मैं आपको बुजुर्ग मानते हुए आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। ये जो हवेली है मेरे बाप की है और अब मैं इसका मालिक हूँ। यहाँ पर मौजूद सब लोग ये बात कान खोल कर सुन लें और समझ भी लें। कल मेरे बाप समेत मेरे खानदान का खून किया गया। आज अगर मेरा हो जाएगा तो कोई परवाह नहीं। मैं आया ही इसी खातिर हूँ कि यहाँ मुझे कत्ल कर दिया जाए। अब देखना ये है कि मेरा खून कौन करता है। अब जिसमें हिम्मत है वो हवेली की जानिब बढ़े, वहां से सामान उठाकर बाहर फेंके। हौसला करे कोई, मैं अभी देख लेता हूँ इसको। देखा, लड़ाई वाली बात हो गई ना। तुम कर रहे हो ना लड़ने की बात, दलबीर सिंह ने कहा। बस दलबीर सिंह जी, मुझे ना मुनाफिकत आती है ना मैं झूठ बोलता हूँ। एक सच्चे सिख का कर्तव्य यही सच होता है। सच्चे बाबा गुरु नानक महाराज जी ने मुखी की बुनियाद सच पर रखी है। तुम कैसे सिख हो जो झूठ और मुनाफिकत की बात कर रहे हो? शर्म करो। लड़ने की बात मैं कर रहा हूँ या तुम लड़ने के लिए आए हो इतना लाव लश्कर लेकर? जबान संभाल कर बात करो। मैं अभी तक खामोश हूँ इसलिए कि दलबीर सिंह जी बात कर रहे हैं। चल रोक, तो किसे रोकता है? बलजीत सिंह ने खड़े होकर कहा तो दलबीर सिंह ने जल्दी से खड़े होकर उसे बिठा दिया। तुम बैठो बलजीत सिंह, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कहकर उसने जसपाल से कहा, ओए लड़के, शाम से पहले तक ये हवेली खाली करके चले जाओ। हाँ, जब तुम इसके मालिक होने का सबूत लेकर आ जाओ पंचायत के पास तो बेशक यहाँ पर रहना। ये हमारा फैसला है और मैं तुम लोगों का फैसला नहीं मानता।
अब जो करना है कर लें। जसपाल ने लापरवाही वाले अंदाज में कहा, चलो इसका सामान बाहर फेंको और निकालो इसे यहां से। बलजीत सिंह ने इंतहाई गुस्से में कहा तो चंद लोग आगे बढ़े। तभी जसपाल ने ऊंची आवाज में कहा, बलजीत, शुरुआत तुम कर चुके हो, ये तुम्हारी दूसरी बारी है, अब भागना नहीं। जसपाल ने कहा और उसकी तरफ बढ़ा। बलजीत के इर्द गिर्द चंद लड़के हो गए। प्रयाल सिंह और उसके साथियों ने भी गन्ने सीधी करके बोल्ट मार लिए। रुक जाओ, दलबीर ने चीख कर कहा, मैं कहता हूं रुक जाओ। दलबीर सिंह, आज फैसला हो ही जाए, जसपाल ने कहा तो वो दरमियान में आते हुए बोला, नहीं, हम लड़ने नहीं आए, पंचायत का फैसला सुनाने आए हैं। शाम तक का वक्त है तेरे पास, फिर न कहना कि ज्यादती होगी। फिर सब लोग उसे मुहातब होकर बोला, चलो चलो वापस। तभी जसपाल ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो दलबीर सिंह जी, और वो भी जो यहां मौजूद है, आज कान खोलकर सुन लो। जिसमें भी हिम्मत है, जो जब चाहे मेरे हाथ में हाथ डाल सकता है। मैं बढ़कर किसी पर वार नहीं करूंगा और न धोखे से साजिश करके घेरने की कोशिश करूंगा। ऐसा हेजड़े करते हैं। 10 हेजड़े ने मिलकर एक मर्द को मार सकते हैं, लेकिन मर्द इसे समझता है जो सामने आकर ललकार कर वार करे। तुम में से अब कोई भी चाहता है तो आए, मेरे हाथ में हाथ डाल ले। वहां पूरे मजमे में खामोशी छाई रही। बलजीत सिंह की आंखों में खून उतरा हुआ था। तभी दिलबीर सिंह ने कहना चाहा, देखो जसपाल, नहीं, सिर्फ अब मेरी सुनो। अब मैं जब से यहां आया हूं, मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हेजड़ों की तरह छुपकर वार किया जा रहा है। मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं भी मुकाबले पर उतर आऊं। जहां तक हो सका मैं कानून ही की बात में बात करूंगा। अब बाकी रही शाम की बात, तो शाम किसने देखी है। जो पंचायत का फैसला है वो कर ले, फिर मेरा जो फैसला होगा मैं वो सुनाऊंगा। हमने भी कानून के मुताबिक तुमसे बात कह दी है, अब शाम तक तुम्हें इंतजार करना होगा। दलबीर सिंह ने कहा तो लोगों को घेर कर वापस ले जाने लगा। जसपाल ने बलजीत की आंखों में आंखें डाल दी। वो कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे। फिर बलजीत अपनी कार में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद सिर्फ वही वहां रह गए थे। तभी प्रयाल ने कहा, भाई जी, मैंने देख लिया है, इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। कुत्ता कभी शेर नहीं हो सकता प्रयाल। जिस तरह कई कमीन अपनी आदतों से पहचाना जाता है, इसी तरह बेगैरत और घटिया इंसान भी अपनी आदतों से ही जाहिर हो जाता है। जो बंदा भी साजिश और मकर से लोगों को नुकसान पहुंचाने का आदी हो, कभी सामना नहीं कर सकता। लेकिन मुहतात रहना, कुत्ते और सांप का कभी भरोसा नहीं करो। जसपाल ने इसे समझाते हुए कहा, मैं समझ गया भाई जी, प्रयाल ने कहा। तो जसपाल ने जेब में से अपनी कार की चाबी निकाली और चल दिया। जिस वक्त वो कोठी में दाखिल हुआ तो ज़हनी तौर पर काफी दबाव में था। जिस तरह वो सोच रहा था, दुश्मन भी उसी ट्रैक पर सोच रहे थे। उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब वो यहाँ पर हवेली को अपना मरकज बनाएगा और उनकी ताकत खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो इस मरकज को बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहते थे। ये बात तो छुपी नहीं रही होगी कि गांव के लोग भी जसपाल से जाकर मिले थे। कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी गिरफ्त कमजोर हो। अनुजीत घर पर था। वो सीधा हरप्रीत के कमरे में गया। वो जाग रही थी। उसे देखते ही मुस्कुरा दी, फिर उसके चेहरे पर देखकर बोली, जस्सी जी, ये चेहरे पर क्या हुआ? क्या हुआ? उसने हाथों से चेहरे को साफ करते हुए कहा तो वह हंसते हुए बोली, ओ नहीं जस्सी जी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई बात हुई है। किसका चेहरा क्या बता रहा है? अनुजीत कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मेरे चेहरे पर, जसपाल ने कहा और फिर एक कुर्सी पर बैठकर हवेली के सामने जो कुछ हुआ उसकी रुदाद एहतसार से सुना दी। वो दोनों गौर से सुनते रहे। तभी अनुजीत ने कहा, यार, ये जो पंचायत को एख्तियारात दिए गए हैं, ये है तो अच्छे मकासद के लिए, मगर ये लोग इसे अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हवेली के बारे में कोई कानूनी हवाला तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। कम से कम इनकी ये धमकी तो खत्म हो। मेरा ख्याल भी यही है। अब निकोदर में तुम्हारे
गुल साहब एडवोकेट भी तो कुछ नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ केशव मेहरा भी अभी तक कोई ऐसा सिरा तलाश नहीं कर सका जिससे कम से कम ये मसला तो हल हो। जसपाल ने किसी हद तक उकताए हुए कहा, यार ये भारत की अदालत के मामलात हैं, इतनी जल्दी हल नहीं होने वाले। ये तो किसी दफ्तर से कोई गीदड़ पड़वाना ही लेना पड़ेगा। अनुजीत ने सोचते हुए कहा, तुम ऐसा करो, गुल एडवोकेट से बात करो, मैं केशव मेहरा से बात करता हूँ। अभी तो दफातर का वक्त होगा, दोपहर नहीं डली। जसपाल ने कहा, ओके मैं करता हूँ। अनुजीत ने अपना सेल फोन निकालते हुए कहा। तभी जसपाल ने अपना फोन निकाला और केशव मेहरा को फोन करने लगा। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया। वो कमरे से बाहर आ गया। तमहीदी जुमलों के बाद वो बोला, अभी चंद, मैंने सब सुन लिया है, परियाल ने मुझे बता दिया है, मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुम ऐसा करो, अभी निकलो और यहाँ आ जाओ, उसी रिजॉर्ट में आकर ठहरो और मेरा इंतजार करो। मैं कोई न कोई हल निकालता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बुलवा रहा हूँ कि मुमकिन है किसी ऑफिसर से मिलवाना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें जहां बुलवाऊं वहां आना पड़ेगा। खैर तुम वहां से निकलो, फिर बात करते हैं। केशव मेहरा ने तेजी से कहा और फोन बंद कर दिया। वापस कमरे में आकर अनुजीत से मशवरा करने के बाद जसपाल को वहां से निकलते आधा घंटा लग गया। अब उसे मजीद आधा घंटा लगना था जालिंधर तक पहुंचने का। इस बार जब वो गेट से निकला तो कोई बंदा नहीं था। वो जालिंधर की तरफ अकेला ही चल पड़ा। वो बाईपास रोड के उस रिजॉर्ट में पहुंचकर बड़े इत्मीनान से चाय पी चुका था। वो केशव मेहरा के साथ मुसलसल राब्ते में था। जालिंधर में दाखिल होने पर उसने खुशखबरी सुना दी थी कि काम हो गया है, वो वहां इंतजार करे। तब से वो वहीं बैठा हुआ था। तकरीबन 4 बज गए थे जब केशव मेहरा वहां आ गया। सॉरी यार, मुझे देर होगी, दरअसल बड़ा साहब घर चला गया था, उससे दस्तखत करवाने के चक्कर में इतनी देर होगी। ये लो। उसने अपनी जेब से एक सफेद कागज निकालते हुए कहा, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? जसपाल ने पूछा। वैसे तो कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मामूली सा सफेद कागज बहुत बड़ा बैरियर है। इस कागज के मुताबिक तुम्हारा केस इस ऑफिसर के पास है, वो देख रहे हैं। क्योंकि इस हवेली का कोई दूसरा दावेदार मौजूद नहीं, इसलिए हवेली में रहने वाले और इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती है जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। केशव मेहरा ने इसे समझाते हुए कहा, ओह गुड, मतलब मैं इनकी एक फोटोकॉपी पंचायत वालों को दे दूं, उनके इत्मीनान के लिए ये काफी होगा। बिल्कुल, मैंने परियाल को फोन करके बता दिया है, वो मुतमईन है। मेरे ख्याल में अब तुम निकलो, शाम होने से पहले तक ये मसला भी हल हो जाएगा। ये कहकर उसने 2 फोटोकॉपी वाले कागज निकालकर उसे देता हुआ बोला, ये लो, ये इन्हें दे देना। केशव ने उठते हुए कहा तो जसपाल भी कागज पकड़ते हुए उठ गया। वो दोनों चलते हुए पार्किंग तक आए, एक दूसरे से मुसाफा किया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चल दिए। उस वक्त जसपाल ओगी पिंड से जरा फासले पर था जब उसने अपने वापस आने के बारे में अनुजीत को बताया। ठीक है, तुम आ जाओ, फिर शाम होते ही मैं तुम्हारे साथ दिलबीर सिंह के पास जाऊंगा। मेरा ख्याल है उसे कुछ दूसरी बातें भी समझाना होंगी। नहीं, अभी और इसी वक्त। उन्होंने शाम तक का अल्टीमेटम दिया था। मैं कहता हूं वो हुज्जत भी ना रहे। अभी वो मामला खत्म हो जाए तो ज़हनी दबाव खत्म हो जाएगा। अनुजीत ने कहा, नहीं, तुम सीधे दिलबीर सिंह के घर आओ, मैं पिंड के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जसपाल ने तेजी से कहा और फोन बंद कर दिया। वो दोनों दिलबीर सिंह के घर पहुंचे। उस घर के बाहर एक हरा भरा दरख्त था, काफी बड़ी ड्योढ़ी थी। वो वहीं बैठ गए। तभी जसपाल ने उस सफेद कागज की फोटोकॉपी निकालकर इसे दी। ये ले सरदार जी, मैं बड़े साहब का हुक्मनामा ले आया हूं। असल मेरे पास है और ये नकल आपको देख रहा हूं। इस हुक्मनामे की तस्दीक जब चाहे करा लें। सरदार दिलबीर सिंह ने वो कागज पकड़ा, फिर पढ़े बगैर एक तरफ रखते हुए कहा, जसपाल पुत्र, मैं जानता हूं कि तू ही कुलविंदर सिंह का पुत्र है।
और ये हवेली तेरी है। मैं अगर आज ना होता तो बलजीत की नीयत लड़ाई ही की थी। ये कागज बनवा लिया तूने, अच्छा किया। अब कम से कम कोई सबूत तो है ना जिस पर मैं इनसे ये बात कर सकता हूँ। पुत्र, हमारी 100 मजबूरियां हैं, उनके साथ चलना पड़ता है। कभी खामोश रहना पड़ता है, कभी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, और कभी कोई अपनी भी मनवा लेते हैं। बस तू उनसे बच कर रह, बड़े जालिम लोग हैं। उसने काफी हद तक दर्दमंद लहजे में कहा। बस आप उनसे ये कह दें कि उतना ही जुल्म करें जितना सह सके। ये ना हो कि अब मैं पिछला हिसाब भी उनके साथ ही बराबर कर दूं। देख पुत्र, उनका तो काम ही लड़ना बढ़ना है। रब की मार रहे उन पर, इसीलिए तो उनकी दोनों बहनें कंवारी मर गईं, उनकी शादी नहीं हो सकी। माशरे में उनकी क्या कदर जो अपनी बहनों को ही बर ना दिला सके। हर बंदे के अंदर गुस्सा है, हर बंदा लड़ सकता है। इज्जत और गैरत का मसला होता है, वरना तो हर ताकतवर आदमी माशरे को खत्म करके रख दे। ना पुत्र, तू इधर रह, अपनी जमीनें संभाल, दूसरों के दुख सुख में काम आ, इनको नजरअंदाज कर दे। इस वक्त वो पंचायत वाला दिलबीर सिंह लग ही नहीं रहा था। तो फिर रब रखा दिलबीर सिंह जी, फिर मुलाकात होगी। जसपाल ने उठते हुए कहा। ऐसे नहीं पुत्र, तू पहली बार मेरे घर आया है, लस्सी आ रही है पेड़ों वाली, तेरी चाची को कहकर आया हूँ, वो पी लो तुम, दोनों फिर चले जाना। ठीक है सरदार जी, जैसे आप चाहो। जसपाल बैठ गया तो उसके साथ अनुजीत ने भी कुर्सी संभाल ली। पुत्र, मैंने सुना है उधर कनाडा में तुम्हारा अच्छा भला कारोबार है, तुम उधर रहोगे? इधर रहोगे तो वहां कौन देखभाल करता होगा? दिलबीर सिंह ने पूछा। वो जी मेरी फुफ्फो सुखजीत कंवर के पुत्र सब संभालते हैं। मैं एक ये जमीन अपने नाम करवा लूं तो उधर ही कनाडा बता देना है, यहां फैक्ट्रियां लगाऊंगा। जो सारा दिन मुंडेर और जुत्था वेला फिरता है ना, इसे काम पर लगा दूंगा। और ये जो लफ्ज इसके मुंह में ही थे कि एक नौजवान तेजी से मोटरसाइकिल पर आन रुका। वो हाथ बांधता बोला, सरदार जी वो हवेली। ओए क्या हुआ हवेली को? दलबीर सिंह उठ खड़ा हुआ, उसके साथ ही अनुजीन और जसपाल भी उठ गए। वो नवारिद दोनों को देखकर एकदम से झिझक गया, फिर हौसला करते हुए बोला, वो जी बलजीत सिंह ने हवेली को आग लगा दी है। आग लगा दी है? जसपाल ने पूछा। उसके लहजे में इंतहा दर्जे तक की हैरत छलक पड़ी थी। वहीं पर मौजूद बंदे, अनुजीत ने पूछा। उसके हवास काबू में थे, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। तभी तो हाली हवेली को उन्होंने, नवारद ने कहा। तो जसपाल तेजी से अपनी गाड़ी की जाने भागा। उसने ये देखने की भी जहमत गवारा नहीं की कि उसके पीछे कौन आ रहा है। वो इंतहाई तेज रफ्तारी से गाड़ी गांव की गली में भगाता हुआ जा रहा था। उसने दूर ही से अपनी हवेली में उठते हुए धुएं को देख लिया था। उसने डैशबोर्ड खोला, उसमें से कोल्ट पिस्टल निकाला, फिर सेफ्टी केज हटाकर उस गली में से गाड़ी मोड़ ली जो सीधी सत में जाकर खुलती थी, और सामने हवेली थी। उसने हवेली में से उठते हुए धुएं को देखा तो उसका अपना दिमाग धुएं से भर गया। उसने देखा सत में बलजीत सिंह के साथ चंद लोग बैठे शराब पी रहे थे। एक चिंगाड़ के साथ गाड़ी रुकी तो वो मतवज्जा हुए। जसपाल ने अंदर बैठे ही गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वो वैंकूवर के बेहतरीन शूटिंग क्लब के बेहतरीन मेंबर था, लेकिन यहाँ उसने ये नहीं देखा कि किसके कहां गोली लग रही है। उसने पूरा मैगजीन हाली किया तो दूसरा मैगजीन लम्हे में लगाते हुए बाहर झांका। वहां कहीं ढेर हो चुके थे। अचानक वारिद होने और दूसरा नशे में होने के बायस वो अपने हथियार ही सीधे नहीं कर पाए थे। ये जसपाल का खून था। एक दो ने हथियार सीधे किए तो जसपाल ने इन पर भी गोलियां बरसा दी। बिलजीत दरख्त की दूसरी तरफ था। जिस वक्त उसने देखा कि पांसा ही पलट गया है, उसने भागना चाहा। उसने गलती ये की कि अपनी गाड़ी की जानिब भागा। मुमकिन है उसमें असला पड़ा हो या कुछ और मकसद था, लेकिन उस वक्त तक जसपाल अपनी गाड़ी से बाहर आ चुका था। उन्हीं लम्हात में अनुजीत की गाड़ी भी वहां रुक गई थी। जसपाल ने ऊंची और खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ बलजीत, तुम भाग नहीं पाओगे। अब तेरी सारी सरपंची इधर ही निकालनी है, तगड़ा हो जा।
इतना कहते हुए उसने 2-3 फायर उसके पैरों में मार दिए। वो साकित हो गया। बलजीत ने धीरे से घूमकर जसपाल की तरफ देखा। वो इससे थोड़ा ही फासले पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द कुछ जख्मी जमीन पर अधमुए पड़े थे और कुछ भाग गए थे। उसने अपनी जिद पूरी कर ली थी, हवेली को जला दिया था। और यही वो जज्बात का इंतहाई मुकाम था जहां जसपाल के लिए तमाम हदें खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ बलजीत के पास जा पहुंचा, जो शराब के नशे में धत था और उसकी आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। जसपाल चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपना पिस्टल बेल्ट में अटसे हुए दाएं हाथ का जोरदार थप्पड़ बलजीत के मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ा गया। फिर जसपाल ने उसे गिरेबान से पकड़कर घोंसा उसके मुंह पर दे मारा। उसने जरा सी मुजाहमत की, लेकिन तब तक जसपाल ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। उसे ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो बलजीत के कहां कहां मार रहा है। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया तो जसपाल ने पूरी ताकत से ठोकर उसके सर पर मारी। उसकी दस्तार उतर गई और केस खुल गए। तभी वो उसके मुंह पर ठोकरें मारने लगा। उसके मुंह से कराहें निकलने लगी। जसपाल ने एक पांव उसकी बगल में रखा और पूरी कुव्वत से उसका हाथ खींचकर बाजू निकाल दिया। जसपाल ने इधर उधर देखा। उसे बरगद के दरख्त तले लाठियां और डंडे पड़े दिखाई दिए। जसपाल ने भागकर उनमें से एक डंडा उठाया जो काफी मोटा और मजबूत था। पहले उसने बलजीत की बाएं टांग की पंडली पर जरबे लगाना शुरू कर दी। बलजीत ज़बा किए हुए बकरे की तरह डकारने लगा। 3-4 जरबों के बाद उसकी पिंडली टूट गई तो दूसरी पर ताकत आजमाई करने लगा। उसे तोड़ने के बाद वो उसका बाजू तोड़ने लगा जो भी सलामत था। पहला तो जड़ से निकलकर बेहिस्सो हरकत हो गया था। बलजीत होशो हवास से बेगाना हो चुका था। उस वक्त जसपाल मट्टी के तेल का वो कैन उठा चुका था जो सत के करीब पड़ा था और हवेली के जलाने के काम नहीं आया था कि पुलिस की गाड़ियां वहां आन पहुंची और उसके साथ ही गांव के लोगों का एक अज़्दहाम वहां आ गया। पुलिस के इंचार्ज ने ऊंची आवाज से कहा, रुक जाओ जसपाल, अब कोई हरकत ना करना। तुम रुक जाओ पुलिस वालों, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं इन बगैरतों को सबक सिखा रहा हूं जो दूसरों का घर जलाते हैं। तुम भी इन्हीं के साथ शामिल हो। बकवास बंद करो और अपना आप हमारे हवाले कर दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, गोली मुझे भी चलानी आती है, चलाओ, देखें कौन मरता है। जसपाल ने अपना पिस्टल निकाल कर कहा, देखो प्लीज, मैं मानता हूं कि बलजीत ने ज्यादती की है और तुमने जो कुछ भी किया है अपने दिफा में किया है। मैं तुम्हें फौरी गिरफ्तार नहीं करता, तुम चाहो तो जा सकते हो। अब बलजीत को कुछ ना कहो, वो लजाजत से बोला। तो जसपाल ने पूछा, वो बंदे जो तुम यहां से लेकर गए हो, क्यों? हमें हुक्म मिला था कि उन्हें गिरफ्तार करके जालिंदर लाया जाए। हमें क्या मालूम था कि यहाँ ऐसी साजिश है। प्लीज इसे छोड़ दो और चले जाओ, मैं तुम्हारे बंदे भी छोड़ दूंगा। तुम ना भी चाहो उन्हें छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। फिर उसमें बैठकर वहां से निकलता चला गया। उसका रुख न जाने किधर था। उसके साथ ही अनुजीत भी निकल गया। नया पैराग्राफ। मैं अपनी गली में पहुंचा तो मुझे दूर ही से अपना घर जलने के आसार दिखाई दिए। मेरे दिल में भड़कती हुई आग का धुआं मेरे दिमाग को बोझल बना रहा था। मेरा दौराने खून तेज होने लगा और मेरा गुस्सा मेरे दिमाग में ठोकरे मारने लगा। मैं जूं जूं अपने घर की जानिब बढ़ता जा रहा था, मेरी हालत गैर होती जा रही थी। पीरजादा वकास मुझे गांव के करीब उतार कर चला गया। जिस वक्त मैं जीप से उतर रहा था, उस वक्त उसने एक पिस्टल मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जमाल, अगर तुम मेरे पास आना चाहो तो फिर देर मत करो। जो कहोगे वही कर लेंगे। मेरा मशवरा यही है कि गांव में ज्यादा देर न रहना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने घर की जानिब चल पड़ा। मैं अपने घर के गेट पर रुका, जले हुए घर को देख रहा था। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं सहन में गया तो हर कमरा ही नहीं, दीवारें भी स्याह हो चुकी थीं। छत वाला कमरा टूटकर गिर चुका था। एक ही निगाह में अंदाजा हो गया कि वहां कुछ भी नहीं बचा है।
सब कुछ खाकस्तर हो गया है। मैंने महसूस किया कि अब मैं ज्यादा देर वहां रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जिस घर में मैंने शऊर की आंख खोली, जो सहन मेरे बचपन और जवानी का गहवारा था, वहां अब कुछ नहीं बचा था। अगरचे मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नमी नहीं उतरी थी। शायद मेरे अंदर आग ही इस कदर ज्यादा थी। मैं पलटकर घर से बाहर आ गया। अब मेरे लिए दुनिया भर के कामों से ज्यादा यही अहम तरीन काम था कि मेरी माँ कहाँ है। मेरी आमद के बारे में शायद मालूम हो गया था, इसलिए गली के लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। सभी मुझे ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने आग लगते हुए देखा। बंदे शाहजेब के परवरदा थे, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि मेरी माँ किधर है। मैं कुछ देर उनके पास रहा, फिर चौक की तरफ चल दिया। शायद मेरी आमद की इतलात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी, इसलिए जैसे ही मैं चौक में बरगद के तरह तले पहुंचा, वहां कई नौजवान और बुजुर्ग जमा हो गए। बेदा मुझे दूर से आता हुआ दिखाई दिया। वो तेज से जा रहा था। उसने दूर ही से अपने पास आने का इशारा किया। बिलाशुबा वो अकेले में बात करना चाह रहा था। मैं इन सब लोगों से निकलकर बेदे के पास चला गया। चलो आ, घर चलकर बात करते हैं। नहीं, घर पर नहीं, सिर्फ ये बता कि अम्मा के। वही तो कह रहा हूँ, सुकून से बताता हूँ, चला, बेदे ने कहा। तो मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद कहा, नहीं बेदे, मैं नहीं चाहता कि तू भी दुश्मनों के जुल्म का शिकार हो जाए। तूने मुझे जो बताया है यहां बता दे, या फिर डेरे पर चल, मैं वहीं आता हूं। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, छाका मुझे बताकर गया है, वो अम्मा के साथ सोहनी को लेकर कस्बे में चला गया है। वो वहीं है, लेकिन छुपा हुआ है। कह रहा था कि जब तक तू पुलिस के चुंगल से नहीं आता, तब तक वो वहीं रहेगा, कस्बे में। वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तू जा, डेरे का ख्याल रखना। मेरी अगर किस्मत में हुआ तो दोबारा आन मिलूंगा, मैंने कहा और वापस दरख्त तले आ बैठा। मैं दरख्त के तले सिर्फ इसलिए जाकर बैठा था कि जहां गांव वालों को मालूम हो जाए कि मैं वापस आ गया हूं, वहां शाहजेब तक भी इतला पहुंच जाए। तीसरा, ये मुझे खुद ब खुद मालूम हो जाना था कि मेरे टोले के लड़के गांव में हैं या कहीं छुप छुप आ गए हैं। जाहिर है अगर कोई गांव में होता तो जरूर सामने आ जाता, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। मैं कुछ देर वहां बैठकर उठ गया। मेरा रुख अब कस्बे की तरफ था। इस वक्त दोपहर के बाद सूरज मगरिब की तरफ ढल रहा था। मैं पैदल चलता हुआ सड़क पर आ गया। वहां चंद दुकानें थी और जरा सा आगे जाकर हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता था। मैं एक दुकान की तरफ बढ़ा जहां से चाय वगैरह के साथ खाने पीने को मिल जाता था। मैं जाकर वहां बैठ गया और दुकानदार को अच्छी सी चाय बनाने को कहा। मेरा मकसद वहां चाय पीना नहीं था, बल्कि किसी ऐसे बंदे की ताड़ में था जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरह हवेली से हो। दरअसल मैं इस वक्त सख्त उलझन में था। एक तरफ दिमाग ये कह रहा था कि सबसे पहले अपनी अम्मा का तलाश करूं, फिर इत्मीनान के बाद शाहजेब से दो हाथ करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर का जानवर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। वो चाहता था कि शाहजेब को उसका सबक सिखाकर ही जाऊं। मैं दरअसल वहां फैसला करने के लिए बैठा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मगर मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। मेरी निगाहों में इन तीनों के चेहरे घूम रहे थे और मेरी तमाम तर तवज्जो उनकी तरफ थी। अम्मा और सोहनी का तो मामला एक तरफ रहा, मैं अपने जिगरी दोस्त छाके के उसके घर की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सका था। वहां था ही कौन? उसका एक अकेला बाप। अगरचे मुझसे ये सवाल कर देता कि वो मेरी वजह से गायब क्यों है, तो मैं इसे क्या जवाब देता? अगर इन्हीं लम्हात में मुझे ये मालूम होता कि वो तीनों कहाँ हैं और हैरियत से हैं, तो मैं पूरी तवज्जो से शाहजेब को खत्म करने के बारे में सोचता। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि मेरे सामने चाय आ गई। मैं धीरे धीरे सिप ले रहा था और सोचता चला जा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बेदे ने अगरचे मुझे इशारा दे दिया था, लेकिन उससे भी पूरी उम्मीद नहीं थी।
کہ وہ کہیں قصبے میں ہی ہوں گے بھی یا نہیں، مجھے بہرحال انہیں تلاش کرنے جانا تھا۔ اگر میں انہیں تلاش کر بھی لیتا تو پھر انہیں کہاں رکھوں گا؟ یہاں گاؤں میں، جہاں وہ ہر وقت غیر محفوظ ہوں گے، یا پھر مجھے سونی کی بات ماننا پڑے گی اور اس کے پاس اماں کو رکھنا ہوگا۔ کیا وہ ملک سجاد اور شاہ زیب کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیا وہ وہاں پر محفوظ ہوگی؟ میں خیالوں کی راہ پر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا اور میری چائے ختم ہوگی۔ اس دوران میں نے سڑک پر دیکھا دلبر کا دوست جانی شوکر بائک پر بیٹھا آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ مجھے تلاش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی جیسے ہی مجھ پر نگاہ پڑی وہ چونک گیا اور میری طرف بڑھ آیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس نے کہا، اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ تیزی سے بولا، اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔